नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके जो है अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान लगा रहे होंगे। और इस बैच में जो है हम लोग टोटल अभी तक 44 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमने आपको 44 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 45 में। लेकिन हाँ, आपको हम बार बार हिदायत देते हैं कि जितने भी चेला लोग हैं मेरे, है ना, वह आप पहले पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ के माध्यम से पहले आप सारे प्रश्नों को बनाइए और उसके बाद ही आप लाइव डिस्कशन में जुड़े, है ना। क्योंकि प्रश्न बना लेने के बाद, हाँ, बने चाहे ना बने, एक प्रश्न बने 25 में, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 10 बने, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी बने प्रश्न बनाइए और उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़िए। उसके बाद सारे प्रश्नों का आप, है ना, एक कॉपी रखिए मॉक टेस्ट का, है ना, उस पर आप मेंशन करते चलिए डेली का डेली। यही पौन घंटा यानी 40 से 45 से 50 मिनट हमको लगता है डिस्कशन करवाने में, है ना। 20-25 मिनट आपको बनाने में लगेगा। यानी एक सवा घंटा के अंतर्गत यह 25 प्रश्न आपका प्रतिदिन कंप्लीट होगा। और हम आपको यह भी बोल देना चाहते हैं कि इसके अलावा आपको मैथ रीडिंग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी मैथ रीडिंग का प्रश्न पूछा जाएगा वहां इससे हट करके कुछ नहीं आएगा और आसानी से आप उसका उत्तर कर दोगे और एग्जाम में बेहतर कीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका। चलिए, मैथ रीडिंग से रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। हाँ, बशर्ते जितना कहते हैं उतना कीजिए आप। आइए, आज के मॉक टेस्ट नंबर 45 का पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है। कहता ए एक कार्य का 75% 18 दिन में। ध्यान दीजिएगा आराम से। अच्छा, ए जो है 75% काम 18 दिन में। अच्छा, 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4। 3/4 काम 18 दिन में, तब पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 4/3 से गुना कर लीजिए। यानी पूरे काम को एक कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 24 दिनों में। आगे सोचिए। और बी इसी कार्य का 25% 12 दिन में। बी जो है 12 दिन में 25%। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 यानी 1/4। 1/4 12 दिन में, तब पूरा कार्य करने में भी कितना समय लेगा? 12 चौक 48, 4 गुना समय लेगा, 48 दिन। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का 75% जो है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए। चलिए, 24 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। है ना, इफिशियंसी देख लीजिए, 2 इसका 1। अच्छा, पूरे कार्य का 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 नहीं। चलिए, इतना कार्य करना है, करवाना है। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। दोनों का इफिशियंसी 2 1 कितना हो गया? 3। चलिए, 3 चौके 12, 12 से 4 बार में, यानी 4 तिरिक कितना हो जाएगा आपका? 12 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 डेज। जी हाँ, 12 दिन। 12 दिन आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आसान सा सवाल था, टाइम एंड वर्क का सवाल है। और प्रतिदिन एक से एक प्रश्न आपको क्लियर करवाते हैं। आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक चैप्टर का सारा प्रश्न आपको ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 30% छूट के बाद एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 1050 रुपया है। नहीं, 30% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपया है। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, एक बात सोचो, डिस्काउंट हमेशा किस कीमत पर दिया जाता है? तो आप कहोगे सर मार्केट प्राइस पर, यानी अंकित कीमत पर। डिस्काउंट किस कीमत पर दिया जाता है? अंकित कीमत पर। अच्छा, 30% डिस्काउंट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1050। यह 30% डिस्काउंट के बाद है। इसका मतलब मार्केट प्राइस, अंकित कीमत तो ज्यादा होगा। 30% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 70/100। ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, यानी अंकित कीमत आ गया। अब क्या कहता है सुनिए, यदि छूट 15% हो, यानी 15% छूट पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। अंकित कीमत आ गया, 15% डिस्काउंट दे दीजिए। चलिए, 15% डिस्काउंट का फ्रैक्शन लगा दीजिए। 85 बट्टा कितना हो गया आपका? 100, है ना। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से काट लीजिए, 70 से कट जाएगा आपका। कितना बार में कट जाएगा? एक जीरो कट गया, 15 सत्ते 75 से। 85 गुना 15, 85 गुना 10 कितना हो जाएगा? 850। और 85 850 का आधा कर लीजिए, उसका 5 गुना, वह हो जाएगा आपका कितना? 425, है ना। 850 और 425 यानी 1200 कितना हो जाएगा आपका? 75। 1275 रुपया। जी हाँ, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1275 रुपया आपका राइट जवाब है।
ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट जवाब है। देखो प्रश्न सारा आसान हुआ करता है, बशर्ते कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए और उसको आप समझो, प्रश्न को पहले बारीकी ढंग से आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न समझ लीजिएगा, सब चीज आसान है, बनाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं कि प्रश्न को समझे ना बुझे रगड़ना शुरू किए, रगड़ते रगड़ते मर जाइएगा, है ना, गलती उत्तर आ जाएगा, है ना। चलिए, इसलिए प्रश्न को हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, समझ करके कंक्लूजन पे जाने का प्रयास करना है आपको। आइए अगले, देखिए प्रश्न तो बनाता हर कोई है, जानता कौन नहीं है। अंडर 10 सिलेबस है, बहुत आसान सा सिलेबस हुआ करता है। हाँ, लेकिन आपको प्रश्न का जवाब सेकंडों में देना होता है, घंटा में 100 प्रश्न आपको बनाना होता है। तो आपको वह टेक्निक को सीखना जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट हो, जिसके माध्यम से आप प्रश्न को सेकंडों में सोल्व कर पाए, है ना। आइए, 9 से 90 के मध्य 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। चलिए, 9 से 90 के मध्य जो है 8 से विभाजित होने वाली संख्या पर पहले विचार कीजिए। तो 16, 8 दूना 16, 16 9, देखिए 8 के बाद जो है अगला उसका मल्टीपल 16, जो 9 से 90 के बीच में सारा 8 का मल्टीपल लिखिए। 16, 32, अच्छा उसके पहले 24, 16, 24, 32, 40, 48, डॉट डॉट डॉट, बरवट 96, एगरोट 88। चलिए, 96 तो 90 से ज्यादा हो जाता है, यानी यही तो संख्या है 9 से 90 के मध्य 8 से विभाजित होने वाली संख्या का सीरीज यही है, 16, 24, 32, 40, 48, डॉट 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 88। इसी का औसत बताना है। चलिए देखिए, अंतर समान है, 8 के डिफरेंस पर संख्या है। आपको हम सिंपल सा बात सिखाया है कि अगर अंतर समान हो मेरे भाई तो औसत होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, बस सिंपल सा बात। चलिए, पहला पद और जोड़ अंतिम पद और बटा कितना हो गया आपका 2। अब देख लीजिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 100 कितना 4, 104 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 52, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 52। ऐसे औसत बराबर आप क्या जानते हो, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। जी हाँ, और अंतर समान होता है तो औसत के लिए सीधा याद रखना, है ना, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1620 है, बहुभुज के भुजाओं का संख्या पूछा। देखो, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री जो फिक्स हुआ करता है, कोई भी बहुभुज हो, जबकि सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 समकोण या n-2 समपूरक। भुजा के संख्या को n मान लेते हैं, सभी अंतः कोणों का योग n-2 समपूरक। चलिए, यही तो सभी अंतः कोणों का योग हुआ करता है। प्रश्न में कितना दे रखा है सभी अंतः कोणों का योग, तो 1620 दे रखा है। कितना मेरे भाई, 1620। चलिए हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ यहां से काट लीजिए, 9 बार में कट जाएगा, हाँ 2 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, यानी n बराबर 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11। यानी बहुभुज में भुजाओं का जो संख्या है वह संख्या आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जी हाँ, बहुभुज में भुजाओं का जो संख्या है वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां क्या कहता है, स्टॉपेज को छोड़कर यानी ठहराव को छोड़कर रेलगाड़ी का चाल जो 120 है ना, बिना रुके हुए जो है ना, रेलगाड़ी का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आराम से बात को समझिए, कई एक बार इस प्रकार का प्रश्न आपको बताया गया, तथा स्टॉपेज को मिलाकर जब रेलगाड़ी रुक रुक कर चलता है तो उस स्थिति में रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ध्यान दीजिएगा आराम से। चलिए, टोटल डिस्टेंस से जूम कर लीजिए, 120 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 600, पूरा दूरी को मान लिए कितना 600 किलोमीटर। अब सोचिए ना कि 120 के स्पीड से इस दूरी को तय करने में कई घंटा लगेगा, 5 घंटा, जबकि 50 के स्पीड से इस दूरी को तय करने में कई घंटा लगेगा, 12 घंटा। सोचो, यानी 120 रेलगाड़ी का चाल तब होता है जब बिना रुके हुए चलता है, तब जब रुक रुक कर चलता है तो रेलगाड़ी का स्पीड है 50। तो सोचिए, रेलगाड़ी वह दूरी को 5 घंटा में बिना रुके तय कर सकता है, लेकिन जब रुकता है तो 12 घंटा लगता है, यानी 7 घंटा इस स्थिति में ज्यादा लग रहा है। 7 घंटा को मिनट में क्या लिखोगे, 7 गुना कितना 60, इतना मिनट रेलगाड़ी को ज्यादा लग रहा है। उसका कारण है स्टॉपेज पर रुकना, ठहराव पर रुकना। अच्छा, इतना देर रुकने का काम करता रेलगाड़ी, कितना देर में, 12 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना रुकता निकाल लीजिए, 5 बार में काट लीजिए, 7 × 5 कितना हो जाएगा आपका 35, नहीं 7 × 5 कितना हो जाएगा आपका 35 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 35 मिनट। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ऐसे में एक फार्मूला भी आपको बताए हैं, अगर आपके माइंड से थोड़ा बहुत यह चीज फिसल भी रहा है तो हम एक बताएं, प्रति घंटा रुकावट बराबर क्या सिखाएं, चालों का अंतर। अच्छा, चाल का अंतर देखिए, एगो चाल है 120 और एगो 50, चालों का अंतर है ना, और गुना 60 बटा बड़ी चाल। अच्छा, बड़का चाल कितना है आपका, तो बड़का चाल आप देखो, बड़का चाल कितना है आपका 120 है ना। चलिए 60 से 2 बार में, 2 से इसको काट लीजिए 35 बार में, यह प्रति घंटा रुकावट मिनट में आ जाएगा आपका 35 मिनट, यानी वह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है, 35 मिनट रुकने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। आइए 6 नंबर सवाल को देखो, है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर, अगर किन्हीं का कोई परेशानी होगा तो उसको बता करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है ना। चलिए, कहता ब्याज की समान दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 4000 और 4180 है। चलिए एक तरफ लिखिए साधारण ब्याज को, एक तरफ लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब देखिए 2 साल का एक मूलधन का साधारण ब्याज दिया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। 2 साल का साधारण ब्याज 400 है। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा, 2000 2000। देखिए पहला साल जितना साधारण ब्याज उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जबकि 2 साल मिलाकर के 4180, इसका मतलब अगला साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 4180। अच्छा, पहला साल के अपेक्षा दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा, 180 बढ़ा। क्यों बढ़ा, यानी 180 ब्याज है, किसका ब्याज है 180, 180 2000 का ब्याज है एक साल में। जी हाँ, 2000 का ब्याज है एक साल में। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 18/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 9%। आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 9%। जी हाँ, 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7वां। अब देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर है क्यू आर के, नहीं, ए बी जो है समानांतर है क्यू आर के, क्यू आर का और पीबी का लंबाई आपसे पूछा गया, जबकि आपको पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। सोचिए एक बात समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब क्या समझना यह समझो। देखो हम अगर बात करें त्रिभुज पी ए बी का, त्रिभुज पी क्यू आर का, दोनों सिमिलर होगा, समरूप होगा। पूछो कैसे होगा सर, तो दोनों में सबसे पहली बात कोण पी क्या है, कॉमन है। उसके बाद उसका देखिए दोनों में पी कॉमन है कोण आपका, और उसके बाद ए बी और क्यू आर पैरेलल लाइन है। तो जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। अब सोचो दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, और जब संगत कोण बराबर हुआ त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात जो है वो आपस में बराबर हुआ करता है। चलिए संगत भुजा का रेशियो तो आप लिख सकते हैं ए बी, हाँ आराम से समझिए बात को, संगत भुजा ए बी बटा क्यू आर है ना, और बराबर में लिख देते हैं पी बी, और बटा क्या हो गया आपका पी आर। संगत भुजा का रेशियो बराबर हुआ करता है। चलिए सबके मान का प्रयोग कर लीजिए। आई तो ए बी, अच्छा ए बी का मान कितना हो गया आपका 3, जबकि क्यू आर का मान कितना हो गया आपका 9 है ना। चलिए पीबी तो निकालना है, और जबकि पी आर कितना दे रखा है, पी आर देखो यह दे रखा कितना आपका 6 है ना। 3 बार में काट लीजिए, और 3 से 2 बार में, यानी पीबी का जो लंबाई हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। बस सिंपल सा बात है, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके संगत भुजा सिलसिलम परिमिति का अनुपात जो है आपस में बराबर हुआ करता है, संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हुआ करता है। अगले सवाल क्यों रही, कहता है एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 है, 2 क्रमागत छूट, क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है ना। 5040 में बेचा गया, यदि पहली छूट 25 है तो दूसरी छूट का प्रतिशत पूछा गया। चलिए अंकित कीमत कितना है 8400, पहला डिस्काउंट 25%। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, एक चौथाई। 8400 का एक चौथाई कितना हो जाएगा 2100। अच्छा
तो कितना कीमत बच गया? 63। नहीं, अब कहता दूसरा डिस्काउंट बताइए प्रतिशत के रूप में, जिसके बाद कीमत कितना हो जाता है? 5000 कितना? 40। अब सोचिए दूसरा डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है? तो 1260। तब इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी 1260 जो है वह 6300 का कितना प्रतिशत है? यही कहानी है। 2 शून्य काटिए, 63 से काट लीजिए 20 बार में, यानी दूसरा डिस्काउंट का जो प्रतिशत है वह क्या है आपका? 20। चलिए दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यही तो दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 9। आराम से इस प्रश्न को समझो, और इसमें ऐसा लॉजिक है कि जिसको आप आसानी से एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। आप पूछो लॉजिक क्या है? हम यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से इसमें जितना भी प्रकार का प्रश्न बनता है हर एक प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको दे देते हैं। कहता 2 अप्रतिच्छेदी वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए 2 वृत्त की स्थिति के हिसाब से कॉमन स्पर्श रेखा कितना, कॉमन टेंजेंट कितना खींचा जाता है, हम हर एक पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट, अगर 2 वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो, अगर 2 वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो तो यहां पर कितना स्पर्श, कॉमन स्पर्श रेखा खींचा जाए? कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 2 3 4। तो यहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना हो जाएगा? 4, जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूरी पर स्थित होगा। दूसरा स्थिति हम बतला देना चाहते हैं आपको, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें। देखिए एक स्पर्श रेखा यहां खींचा जाएगा, यहां और एक यहां, तो यहां पर स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना हो जाता है आपका? 3। कितना हो जाता है? 3। यह दूसरा स्थिति है, हर एक स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए तीसरा पे, जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब यहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 1 और 1 2, मात्र 2। अब एक स्थिति और आता है, जब अंत स्पर्श करे, दूसरा वृत्त को एक वृत्त अंत स्पर्श करे, यहां पर स्पर्श रेखा का संख्या 1, कॉमन स्पर्श रेखा। अब यह देखिए चारों क्लियर करवा दिए, यही चारों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके जेहन में यह बात होगा तो आप आसानी से उत्तर करोगे। पहला नंबर पॉइंट क्या हुआ? जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो वहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना होता है? 4। नहीं, कॉमन टेंजेंट। अच्छा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना? 3। सब फिगर के माध्यम से आपको दिखाया है। जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कॉमन टेंजेंट का जो संख्या होता है वो होता 2। जब 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करे उस स्थिति में स्पर्श रेखाओं का संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या 1। सबका जवाब हो गया। अब आइए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 अप्रतिच्छेदी वृत्त यानी एक दूसरे से दूर होना चाहिए, प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। तो दूर होगा तो स्पर्श रेखाओं का, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का वृत्तों से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी कितना होगी? तो 4 होगा। कितना मेरे भाई? 4। बस सब चीज क्लियर है। अप्रतिच्छेदी वृत्त यानी नहीं काटे एक दूसरे को, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 10। कहता सुनील तथा दिनेश एक कार्य को, देखो सुनील जो है एक काम को 4 दिन में करता है, जबकि दिनेश जो है उसी काम को 6 दिन में करता है। हाँ, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। अच्छा, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है, तो सुनील 4 दिन का समय लेता है और रमेश की कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा। 2/3 से गुना कर लीजिए, यानी इस जो है काम को पूरा करने में 8/3 दिन का समय लेगा रमेश, है ना। चलिए यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, है ना। भिन्न कैल्शियम ऊपर, कैल्शियम नीचे का HCF 24 हो जाएगा। एफिशिएंसी देखिए इसका हो जाएगा 6 4 3 3 कितना 9। अब क्या कहता है सुनो आराम से, कहता है बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पूरे कार्य में तीनों का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तीनों का एफिशिएंसी देखिए 6 4 10 और 9 कितना हो गया? 19। 24/19 यानी 1.5/19 दिन का समय लगेगा। कितना? 1.5/19 दिन का समय लगेगा, है ना, तीनों मिलकर अगर कार्य पूरा करे तो। यही तो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 11। एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचकर 60% लाभ कमाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
क्रैमुल को मान लेते हैं कितना 100। अब अंकित कीमत सोचिए 60% लाभ कमाना है तो 160 डिस्काउंट देना है और कीमत बढ़ाना होगा 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 80। यह वह अंकित कीमत है जिस पर दुकानदार 20% का छूट देगा 60% का लाभ कमाएगा, लेकिन कंडीशन लगा रखा है यदि वह सामान मेज को जो है ना 40% छूट पर बेचे, चलिए यही अंकित कीमत है 40% छूट पर बेचेगा तब क्या होगा उसको दो बार में, यानी उस स्थिति में विक्रय मूल्य 120। सोचिए 100 रुपया लागत कीमत था 120 में बेचेगा, यानी इस परिस्थिति में उसको क्या हो जाएगा 20% का लाभ। एक बात हमेशा कान खोल करके सुन लीजिए, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, अंकित कीमत पर दिया जाता है, ना कि क्रय मूल्य पर दिया जाता है। कोई अंधेरे बहरा होगा जो समझदार नहीं होपलेस आदमी होगा वही ना क्रय मूल्य पर आपको डिस्काउंट देगा। जो समझदार दुकानदार होगा, दुकानदार कभी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है क्या? डिस्काउंट तो तब देता है जब वो कीमत को बढ़ा करके रखता है तब। अगले सवाल क्यों रही 5 वर्ष पहले, आराम से बात को समझिए, 5 वर्ष पहले जो है देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष पहले एक परिवार जिसमें माता पिता और एक पुत्र शामिल है का औसत है 35। 5 साल पहले औसत 35, वर्तमान में कितना हो जाएगा 40। 3 व्यक्ति का चर्चा है, तीनों की आयु का योग वर्तमान में कितना हो गया 120 हो गया, जिसमें माता पिता और पुत्र शामिल है। अब क्या कहता है 3 वर्ष पहले पिता और माता का औसत 46, 3 साल पहले औसत 46, वर्तमान में लेकिन 3 3 जोड़ेंगे 49। यह 2 व्यक्ति का चर्चा, 2 से गुना कर लीजिए। यहां पर माता पिता और पुत्र 3 व्यक्ति जिसमें माता और पिता का घटा लेंगे तो पुत्र का वर्तमान आयु निकल करके आ जाएगा, या तीनों का वर्तमान या माता पिता का वर्तमान घटा लीजिए पुत्र का बच जाएगा तो 120। यह कितना हुआ आपका 120, जबकि यह कितना हुआ 98, यानी पुत्र का वर्तमान में उम्र कितना है तो 22 वर्ष है। कितना 22 वर्ष, 22 ईयर्स, 22 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 13। 60 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, ध्यान से आराम से समझिए बात को, x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ 20%, सिंपल सा बात है। अच्छा 60 वस्तु का क्रय मूल्य 60 गो से कम वस्तु बेचने पर प्राप्त हो जाता होगा तब में लाभ होता होगा। ज्यादा बेचने पर, अगर 60 वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा बेचने पर प्राप्त हो तो हानि हो जाएगा। कम बेचने पर कम करना है, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, यही तो है। 2 बार में 2 से 50 बार में, यानी 50 वस्तु बेचने पर अगर 60 वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाए तब उस स्थिति में 20% का लाभ हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 50। अगले सवाल की ओर आइए प्रश्न संख्या 14। कहता है परीक्षा में अधिकतम अंकों का प्रतिशत जो है, अधिकतम अंकों का 45% प्राप्त करता है एक व्यक्ति जो है, और 40 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। 45% अंक लाया, 40 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में पास करने के लिए 55% अंक चाहिए। सोचिए, अच्छा एक बात सोचो, पास करे लिए 55% चाहिए, लाया 45, 10% कम लाया। कई अंक से फेल कर रहा है 40 अंक से, यानी 10% कम लाया, और अंक के रूप में वो 40 है, 10% बराबर 40। परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा कितना नंबर का हुआ है, यानी परीक्षा 400 नंबर का हुआ है। कितना नंबर का 400 नंबर का। कौन सा उत्तर करोगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए 15 नंबर। आराम से बात को समझिए। 3 वर्ष और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो दे रखा है। अच्छा 2 साल का अंतर क्या होता है, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यही सिखाया आपको। जबकि 3 साल का अंतर क्या होता है, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बट्टा 100, यह होता है 3 साल का अंतर। 3 साल और 2 साल के बीच का डिफरेंस प्रश्न के हिसाब से कितना दे रखा है, रेशियो, डिफरेंस नहीं, 23:7। 3 साल का डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस के बीच का रेशियो। ये देखिए पूरा पूरी तो कट ही गया, सोल्व कर लीजिए। 2100 क्रॉस गुना करके 7r बराबर 2300, 2300 में 2100 गया 200, r बराबर 200/7, यही है r का मान 200/7, ऑप्शन नंबर ए। बस 2 साल का अंतर होता है P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, जबकि 3 साल का अंतर होता है P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बटा 100। चलिए उसी का रेशियो दे रखा था। एक भिन्न के अंश में 5 जोड़ने पर 6/5। देखो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे बेहतर तरकीब जो है हमारे पास वह है ऑप्शन। ऑप्शन को पकड़ो
और कंडीशन अप्लाई करके देख लो कौन से ऑप्शन में कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है, उत्तर कर लो आराम से। चलिए, भिन्न के अंश में 5 जोड़ने पर 6/5, 5 जोड़ने पर 6/5 नहीं, इसमें हो रहा है 5 जोड़ेंगे तो 12/10, 6/5, और हर में 4 जोड़ दिया जाए 1/2, दोनों कंडीशन 7/10 में फुलफिल है, अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7/10। अगले सवाल की ओर आइए। अमित एक कार्य को जो है वह 25 दिन में पूरा करता है, पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य 100, इफिशियंसी हो गया 4 और ये कितना 5। पुनीत अकेला इस कार्य को जो है 10 दिन तक करता है। हाँ, 10 दिन पुनीत से काम करवा लीजिए, एक दिन का काम 5, 10 दिन काम किया। कहता है अमित अकेले शेष कार्य को, शेष कार्य लिख दिए हैं, इस शेष कार्य को अमित अकेले कितना दिन में करेगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए 50/4 यानी 25/2, 25/2 कहने का मतलब 12.5, 12.5 दिन में कंप्लीट करेगा अमित यह बचा हुआ कार्य को, 12.5। ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 समरूप ठोस गोलीय गेंद, गोले गेंद को जो है, गोल गेंदों को एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। अब एक बात सोचो, इसमें 20% जो है वह इस प्रक्रिया में ठोस व्यर्थ होता है, बर्बाद हो जाता है। 10 गो एक समान जो है, आराम से बात को समझिए, 10 गो एक समान गोला गेंद को पिघलाया जाता है, गोली गेंद। अच्छा, गोला का आयतन समझिएगा बात को, 4/3 पाई r3, रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर। ऐसा ऐसा 10 गो। अब इससे एक बड़ा गोला का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन एक बात समझो, इस प्रक्रिया में जो है 20% ठोस व्यर्थ हो, इसका 20% बर्बाद हो गया, बचा इसका कितना 80%। इतना ही से बड़ा गोला का निर्माण होगा, बड़ा गोला का आयतन हो गया। गोला का आयतन 4/3 पाई r3, 4/3 पाई से डिवाइड करेंगे r3 बचेगा, तो उसका क्यूब रूट कर लीजिए, है ना, उसके रेडियस का मान आ जाए, क्यूब रूट कर लीजिए, बस यही तो है। 4/3 पाई 4/3 पाई काट लीजिए, 2 शून्य काट लीजिए, यहाँ 3 का क्यूब है, इसको 2 का क्यूब लिखेंगे, 3 गुना 2 यानी 6 सेंटीमीटर। 3 का क्यूब 2 का क्यूब से 3 नहीं और 2 निकल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही तो बड़ा वाला का रेडियस है, 6 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19। tan अल्फा का मान दिया, tan बीटा का मान, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा, tan लगा दो इसमें। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस बी बराबर tan a का मान कितना 1/2, tan b यानी tan बीटा 1/3 बटा 1 माइनस में tan a इंटू tan b। हाँ, 5/6 नीचे 6 में से 1 गया, 5/6 कट करके 1 हो जाएगा। 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखोगे, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। देखिए दोनों तरफ tan है, ठीक है, तो tan हटा दीजिए, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, और मैथ्स का आखिरी प्रश्न पे आ गए। क्या कहता है सुनिए, एक कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो, लंबाई को मान लेते हैं 5x, चौड़ाई को 4x, ऊंचाई को कितना 2x। इसके चार दीवारी का क्षेत्रफल, कमरा का चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना है 144। आराम से बात को समझिए, 4 से काट लीजिए कितना बार में 36 बार में। 9x गुना यह हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 36, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर 2। जब x बराबर 2 आया सोचो इसका मान क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8 और यह हो जाएगा 2 दूना 4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल के आ गया, लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई 4। उस कमरे के फर्श का विकर्ण पूछा। अच्छा, कमरा का फर्श कैसा होगा, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, कमरा का फर्श आयताकार होगा। आयत का विकर्ण एक्चुअली होता क्या है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √l का मान हो गया 10 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। जी हाँ, तो ये हो जाएगा आपका √164, 164। इसको क्या लिखोगे 41 गुना 4, 4 का 2 बाहर कर लो, 2√41 मीटर में मामला है तो मीटर में उत्तर कर दीजिए। चलिए 2√41 मीटर। कमरा का देखो
कमरा का अगर बात किया जाता विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन उसके फर्श का विकर्ण जो आयताकार है, रेक्टेंगल के रूप में है, उसका डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, यानी रीजनिंग के सवाल की ओर। किसी निश्चित भाषा में जो है आराम से बात, 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेस, 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। वेरी का कोड पूछा, वेरी का इस्तेमाल कहां? फर्स्ट स्टेटमेंट में, और तो कहीं नहीं, कोड भी केवल पहला में होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो है 8 यहां भी है और 8 यहां भी है, तो 8 तो कोड होगा नहीं। उसके बाद 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब वेरी का कोड क्या हो जाएगा? 7। वेरी का कोड क्या होगा आपका? 7, क्योंकि वेरी केवल और केवल जो है वह फर्स्ट स्टेटमेंट में ही इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा? 7। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 22। ये देखिए डाइस का सवाल है, आराम से बात को समझो। कहता है निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित है जो एक ही पासा के भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाता है। एक ही पासा का अलग अलग प्रारूप है। 6 के विपरीत पूछा। देखो 6 के अपोजिट जो है ना तो 1 होगा, ना तो 4 होगा, ना तो 5 होगा, ना तो जो निकटवर्ती फलक पर होता है वह कभी अपोजिट होता नहीं है। 1 होबे नहीं करेगा, 4 होबे नहीं करेगा, 2 होबे नहीं करेगा, 5 होबे नहीं करेगा। तो विकल्प बचा 3 का। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3, है ना। चलिए 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 वाला ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। व्यक्ति कितना चर्चा है? 2 2 4 2 6 1 7। चलिए 7 व्यक्ति का जिक्र है, पढ़िए। पी भी और यस के बीच में सबसे पहले लेफ्ट राइट के स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आर जो यस के दाएं दूसरा, सुनिए, आर जो यस के दाएं दूसरा है क्यू और यू के बीच में है, यानी यह क्यू और यू के बीच में, लेकिन अभी पता नहीं क्यू कहां होगा, यू कहां होगा। पी भी और यस के बीच में, तो पी यहां तो नहीं होगा, पी यहां, भी और यस के बीच में। चलिए अब देखिए क्या कहता, सुनिए। एक बात तो आप जान रहे हो ना कि क्या, एक बात हम छोड़े हैं, आर एस के दाएं को दूसरा क्यू और यू के बीच में, यहां पर क्यू और यू का स्थान होगा तो टी का स्थान तो फिक्स है, यहां होगा। यहीं पर क्यू और यू में असमंजस है, लेकिन एक बात हमको दिया, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर क्यू नहीं होगा, तो यहां पर क्यू हो जाएगा, यहां पर यू हो जाएगा। जवाब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत ढूंढना है। पहला देखिए, आर यू के तुरंत दाएं हैं, आर जो यू के तुरंत बाएं हैं, यही तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए, हमको आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं, सही पूछता तब ना, गलत पूछा, पहले गलत निकल गया। चलिए, एक त्रुटिहीन जो है एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे है, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमने के बाद इसी घड़ी में दोपहर का 2 बजेगा। 8 बजा है, 12 दोपहर का 2 बजने का बात किया गया है, यानी 6 घंटा बाद कितना। अच्छा सोचो, घंटा वाला सुई जो है पूरा एक चक्कर लगाता है कई घंटा में? 12 घंटा में नहीं, 12 घंटा में 360 डिग्री, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो 6 घंटा में, यानी 2 बजे तक घंटा वाला कितना डिग्री से घूम जाएगा? 180 डिग्री कोण से घूम जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 25। इसमें गलत ढूंढना है। देखो सीरीज है आपका, पहले 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ेंगे, यहां पर 24 के जगह पर होना चाहिए 26, उसके बाद 11 जोड़ा 37, बिल्कुल सही है। 24 गलत है। कौन गलत है? 24, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 24 आपका नहीं होकर के वहां 26 होगा। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 45, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। अगर और भी किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप दोपहर में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए जिंदाबाद है ही। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का अगले मॉक टेस्ट नंबर 46 के साथ, लेकिन कल तो संडे है, मंडे को मुलाकात होगा। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।